अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स 101 के क्विज नंबर 4 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 का है। तो इस क्विज को अटेम्प्ट करने की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 26 अगस्त 2022 है। और ये वाला क्विज जो है ये आपके लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 38 तक के जो है वो उसमें से कंडक्ट किया गया है। तो मैं यहाँ पे हर क्विज के अंदर पूछे गए क्वेश्चन को जो है वो डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको 100% जो है वो उसका ऑथेंटिक आंसर जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे टाइम और डेट जो है वो नोट कर लेनी है ताकि आपको इस चीज़ की जो है वो यकीन दहानी हो जाए कि ये वाला क्विज जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट क्विज है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो कुछ इस तरह से था जी कि नो एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद, कि हमारे पास वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एंट्रोपी होती है वो चेंज नहीं होती। अब एंट्रोपी क्या होती है जी, ये आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, कि अगर किसी चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जितने ज़्यादा डिसऑर्डर होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर एंट्रोपी बिल्कुल चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी एंट्रोपी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है और रिमेन कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस होगा जी वो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारी एंट्रोपी होती है वो चेंज नहीं होती। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे लिखा हुआ कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस दैट heat transfer is zero, so the entropy remains constant and the no change in entropy in an adiabatic process becomes zero। तो इसलिए वो कहता है कि हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर जो हमारी एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती। तो इसलिए उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, के हमारे पास जो लेंस होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है वो हम किस चीज़ के अंदर मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसका यूनिट बताना था। यानी कि लेंस की स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे लेंस की पावर ही हम लेंगे। तो लेंस की पावर का जो यूनिट होगा वही उसकी स्ट्रेंथ का होगा। तो यहाँ पे उसका यूनिट जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं जी लेंस, मीटर, मीटर, प्रोवेंट्स एंड डायोप्टर्स। तो आपको पता होगा जी कि हमारे पास जो लेंस की पावर होती है वो बेसिकली डायोप्टर्स के अंदर मेजर की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी डायोप्टर होगा। तो अगर आप इसको भी गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो इसका भी आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ कि ऑप्टोमिस्ट यूजुअली प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस इन टर्म्स ऑफ द लेंस पावर इन डायोप्टर्स, के हमारे पास जो लेंस की पावर होती है या उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली डायोप्टर्स के अंदर मेजर की जाती है, जो कि बेसिकली 1/मीटर के इक्वल होता है। यानी कि जो लेंस पावर होती है उसको हम 1/m यानी कि 1/मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर हम उसको डायोप्टर्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर 1/m या 1/मीटर लिखा आ जाए तो तब भी उसका मतलब डायोप्टर्स ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो डायोप्टर्स होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम, कि हमारे पास जो वैक्यूम होता है उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर के जो 3 मोड्स हैं, जिसमें हमने कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा और रेडिएशन पढ़ा, कि इन तीनों मोड्स में से वो ऐसा कौन सा मोड है जिसके ज़रिए हम जो है वो वैक्यूम के अंदर भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं जी कंडक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली रेडिएशन होगा, क्योंकि रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र का मोड है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह कि आप इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा सूरज जो है वो सूरज से जो उसकी हीट है, वो जो उसकी गर्मी है वो हमारी ज़मीन तक पहुँच रही है। तो ज़मीन तक पहुँचने के लिए उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो बेसिकली रेडिएशन जो है वो बेसिकली वैक्यूम के थ्रू हमारे तक पहुँच रही होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे रेडिएशन होगा। तो इसको भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसको आप क्लियरली दे सकते हैं कि इन अ वैक्यूम हीट ट्रांसफर अकर थ्रू द रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, के वैक्यूम के अंदर जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो बेसिकली रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपने रेडिएशन चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, के इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो कौन है? पॉजिट्रॉन है जी, फोटॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है? तो यहाँ पे जो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली पॉजिट्रॉन कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उलट। इलेक्ट्रॉन का उलट हमारे पास
पोस्ट्रॉन कहलाता है। तो अगर आप इसको भी गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द पोस्ट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे पोस्ट्रॉन होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे पोस्ट्रॉन वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि ड्यूरिंग द टाइम दैट लेटेंट हीट इज इन्वॉल्व इन अ चेंज ऑफ स्टेट, कि हमारे पास वो वाला टाइम जिसके अंदर हमारे पास लेटेंट हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी कि द सब्सटेंसेस ऑलवेज एक्सपैंड्स। सेकंड ऑप्शन आ जाता है जी कि मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन आ जाता है जी कि द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है जी कि अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली द टेम्परेचर डज नॉट चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो लेटेंट हीट प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होती है वो चेंज नहीं होती। तो ये वाला एमसीक्यू जो है जी आपको जो आपकी एमसीक्यूज वाली फाइल है जो कि आपको इंस्ट्रक्टर ने आपको प्रोवाइड की हुई है उसी फाइल के अंदर से दिया गया है। तो यहाँ पे जिसका जो आप पेज नंबर 282 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है तो वो सेम एज इट इज़ यही पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ कि इसका जो ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, यानी कि जो टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर सी जो है वो चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सर्फेसेस कॉल्ड लेंस, ग्लास, मिरर या फिर प्रिज्म। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे जो है वो प्रिज्म वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेते हैं, जबकि आपने याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो लेंस होगा, क्योंकि प्रिज्म जो होता है होती तो उसमें भी दो ही सर्फेसेज हैं लेकिन वो इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है, वो कर्व्ड नहीं होती। जबकि यहाँ पे उसने जो हमें ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पूछा है वो ये पूछा है कि उसकी जो दोनों सर्फेसेज होंगी वो आपस में कर्व्ड होनी चाहिए। तो वो हमारे पास बेसिकली एक लेंस होता है। लेंस एक ऐसी हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है कि जिसकी एक साइड भी कर्व हो सकती है या फिर दोनों साइडें भी कर्व हो सकती हैं। तो अगर एक साइड कर्व होगी तो उसको हम सिंगल कर्व लेंस कहेंगे, अगर डबल होगी तो उसको हम टू कर्व लाइन लेंस बोलेंगे। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सर्फेसेज ऑफ एटलीस्ट वन दैट इज कर्व। कि हमारे पास जो लेंस होता है वो दो ऐसी सर्फेसेज से मिलकर बना होता है कि जिसमें कम से कम एक सर्फेस तो लाजमी कर्व्ड होती है, नहीं तो दोनों भी कर्व हो सकती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे लेंस होगा। अगर उसकी दोनों साइडें जो है वो कर्व होती हैं तो उसको हम बाई कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ इज। तो ओहम लॉ का आपको पता ही है कि ओहम लॉ हमारे पास बेसिकली होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर जब आप वोल्टेज और करंट का जो है वो आपस के अंदर ग्राफ ड्रा करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो लाइन बनती है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसलिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ जो है ये हमें ओहम लॉ के जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो ये हमें इस बात की निशानदेही कर रही है कि यहाँ पे जो हमारे पास उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपने जो है वो एक स्ट्रेट लाइन चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि विर्चुअल इमेज इज वन। कि हमारे पास विर्चुअल इमेज कौन सा होता है? ऐसा इमेज फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज बट डू नॉट पास थ्रू, या फिर फ्रॉम विच लाइट रेज कन्वर्ज बट डू नॉट पास थ्रू, या फिर फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज एज ए पास थ्रू, और ऑप्शन नंबर डी कि टूवर्ड विच रेज कन्वर्ज एंड पास थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा कि फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज बट डू नॉट पास थ्रू। कि हमारे पास विजुअल इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसमें से हमारे पास जो लाइट रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो रही होती हैं लेकिन वो उस पॉइंट में से गुजर नहीं होती। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज बट डू नॉट चेंज थ्रू। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम यही वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि फ्रॉम विच द लाइट रेज डाइवर्ज बट डू नॉट पास थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूजिंग डिटर्जेंट गैसेज आल इंडिकेटेड nearly the same temperature when in contact with the same object is। तो इसका ऑप्शन आ जाता है जी the particle concentration are extremely small। सेकंड ऑप्शन आ जाता है जी the volume are all the same। थर्ड ऑप्शन आ जाता है the pressure are extremely large। और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है the volume are all extremely large। तो इसका जो है वो राइट आंसर आपने याद कर लेना है जी the particle concentration are all extremely small। कि जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम जो गैस थर्मोमीटर होता है
उसके अंदर जो टेम्परेचर के कंटेक्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कंसनट्रेशन होती है, उनकी जो वहाँ पे मकदार होती है, तादाद होती है पार्टिकल्स की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये वाला भी ऑप्शन आपको आपकी जो MCQs वाली फाइल है उसी में से पूछा गया है। तो अगर आप MCQs वाली फाइल के अंदर इसको जो है वो सर्च आउट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज नंबर 271 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेम एज इट इज़ यही वाला ऑप्शन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ई है, जो कि हमारे पास बनता है कि द पार्टिकल कंसंट्रेशन आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन जो है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, उसको आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो इसलिए इसका ये राइट आंसर द पार्टिकल कंसंट्रेशन आर एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि पॉसिबल यूनिट फॉर द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आर, कि हमारे पास जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है जिसको हम बीटा के साथ ज़ाहिर करते हैं, उसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमने यहाँ पे बताना है। तो उसका ऑप्शन आ जाते हैं जी कि 1/c⁻3 c⁻3 1/c मिलीमीटर क्यूब ओवर सी। तो बेसिकली जो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हम बीटा बोलते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली 1/c होता है, या जिसको हम c⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 1/c ऑप्शन सी होगा। तो अगर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज c⁻⁻1। तो c⁻⁻1 का मतलब है कि जब आप इसको 1 के नीचे लेके जाएंगे तो ये बेसिकली c⁻+1 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 1/c होगा। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10 क्वेश्चन क्विज के अंदर पूछे गए थे वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको क्विज में पूछे गए हर क्वेश्चन की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं पे भी किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।